रावत कवि रावत सर के इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मुझे माननीय रूप सिंह राजपुरी, डॉक्टर विजय कुमार पटीर, सुरेंद्र पाल सोनी, इनके द्वारा इस चैनल पर मुझे आज जो समय दिया गया है, मैं इस चैनल और इन सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, मेरा नाम डॉक्टर जयवीर सिंह जौहर है। काफ़ी समय से मंचीय रचनाएं पढ़ता रहा हूं, लेकिन ये लाइव में मैं पहली बार आपके सामने समक्ष हो रहा हूं। कुछ रचनाओं के साथ अपनी बात को रखने का पूरा प्रयास करूंगा कि समाज की जो आजकल की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में क्या क्या विसंगतियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, और समाज साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज में मेरी समझ से 3 तरह की शिक्षाएं होती हैं, अर्थात ज्ञान होता है। पहला ज्ञान होता है एकेडमिक एजुकेशन, जिसे किताबी शिक्षा कहा जाता है। ये किताबी शिक्षा हम सभी लोग, शिक्षक हैं, अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, ये सारे लोग इस शिक्षा को लेते हैं और इससे ही अपना कुछ लोग जीवन यापन करते हैं। लेकिन कमियां कहाँ होती हैं? हम अपनी इन कमियों को अपने घर परिवार उनके बीच में शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं कर पाते हैं। दूसरे नंबर पर आता है सोशल एजुकेशन। ये हमारी सामाजिक जो ज्ञान है, सामाजिक शिक्षा है। जिस समाज, जिस धर्म, जिस जाति में हम लोग पैदा होते हैं, उसका बिना पढ़े लिखे ही हमको सारा ज्ञान मिलता है, लेकिन हम उस समाज से भी कट जाते हैं और वो ज्ञान भी हमारा अधूरा रहता है। तीसरा अप्लाइड एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं व्यवहारिक शिक्षा। हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में व्यवहारिक शिक्षा इतनी महत्वपूर्ण है कि हम कितने ही पढ़ लिख लें, लेकिन अगर हमारी व्यवहारिक शिक्षा शून्य है तो हम किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो सकते हैं। ऐसा मेरा स्वयं का विचार है। साथियों, मैं रचना पाठ करने से पहले चाहूँगा कि माँ सरस्वती की थोड़ी सी वंदना अर्चना कर लूँ। उसके बाद मैं अपनी रचनाओं के बारे में आपको कुछ रचनाएं पढ़ के सुनाऊँगा। पहले माँ सरस्वती को 4 लाइनें समर्पित करता हूँ। वीणा पाणे विनीति करूँ मैं मात शीश नाय, मन के विकार द्वेष दारिद निकारे दे, छंद रस पिंगल के भरी दे, सूरम में भाव रस नापे वाण शब्द शक्ति को उवारे दे, लेखनी पे बैठे छेणी वीणा की मधुर तान, कंठ की नवल स्वर साधिका संहार दे, खोल दे कपाट मात बुद्धि का विकार हर, मुख से झरे वो ज्ञान गंगा तू निकार दे, मुख से झरे वो ज्ञान गंगा तू निकार दे। माँ सरस्वती की जिस पर कृपा हो जाती है, वो व्यक्ति कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है, ऐसा हमारे इस सनातन धर्म या हिंदू धर्म में कहा जाता है। साथियों, मैं आपको एक दोहा पढ़ के बताना चाहता हूँ, और इसे लिखने का मतलब क्या है कि संसार में हमने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया, अधिकतर धोखे भी हमको उन्हीं से मिले हैं। जैसे मैं 2 लाइन में अपनी बात कहना पसंद करूँगा। अपने ही जाकू धरो सोधो को दे जाय, अपने ही जाकू धरो सोधो को दे जाय, निक से मोती सीप से सो फेरी लौट नहीं आए। हमने जिसको अपने हृदय में सजोया, देखा कि व्यक्ति हमारा सहयोग करेगा, साथ करेगा, समाज में साथ देगा, अधिकतर वही लोग हमें धोखा दे करके चले जाते हैं। साथियों, अगली 2 लाइनें हैं। एक दिन मेरा बच्चा जो है किसी लिखे हुए कागज को फाड़ करके जलाया उसने, और जलाने के बाद
आग जब समाप्त हो गई तो उस पर अक्षर लिखे हुए दिखने लगे, तो वो मुझको बुलाया, पापा पापा। मैंने बताओ बेटा, कि देखो हमने कागज़ जला दिया लेकिन फिर भी इस पर अक्षर पढ़ने में आ रहे हैं। तो उसी पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया और 2 लाइनें लिखने का प्रयास किया है। देखें 2 लाइनें। करो धरो धरनी धरो, देख मूड तू झांक। करो धरो धरनी धरो, देख मूड तू झांक। जैसे कागज के जरे, मिटत ना इन्हें आँख। संसार में हम को भी अच्छे बुरे कर्म करें, लेकिन कोई दुनिया देखे या न देखे, लेकिन अच्छे बुरे कर्मों का हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। हम सारे लोग उन चीज़ों को समझते भी हैं, जानते भी हैं, झुठलाने का प्रयास करते हैं, एक सच को छुपाने के लिए, एक झूठ को छुपाने के लिए, या एक सच को छुपाने के लिए हम बराबर झूठ बोल करके ये सब कुछ करते हैं। साथियों, महात्मा गौतम बुद्ध जब आराधना कर रहे थे तो जगह जगह भिक्षा मांगने जाया करते थे, लेकिन उनका तोमरा भरता नहीं था। तो वो एक बार भेष बदल करके अपनी माँ के दरवाजे पर पहुँचे और भिक्षा मांग रहे थे। तो उसी पर 2 लाइनें मैंने लिखने का प्रयास किया है। द्वार द्वार भटकत फिरूं, मांगू हाथ बढ़ाए। द्वार द्वार भटकत फिरूं, मांगू हाथ बढ़ाए। मैया के सन्मुख पड़ूं, झट झोली भर जाए। ये 2 लाइनें उसके लिए थीं। साथियों, 2 लाइनें मैं आपके सामने और प्रकट कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ कि अगर हमारे समाज में जो विसंगतियाँ हैं, मानसिक विकृतियाँ हैं, जब तक हम अपने विचार नहीं बदलेंगे तब तक वो विकृतियाँ हमारे समाज से दूर नहीं हो सकती हैं। हम कितना ही प्रयास करें और कुछ भी करें, लेकिन हम उन विकृतियों को जब ही दूर कर सकते हैं जब अपने विचारों में परिवर्तन करेंगे। देखें 2 लाइनें। विचार बदल कर देखो, ताबीर बदल जाएगी। विचार बदल कर देखो, ताबीर बदल जाएगी। करवट बदल कर देखो, तकदीर बदल जाएगी। करवट बदल कर देखो, तकदीर बदल जाएगी। साथियों, हम संसार में बहुत सारे काम करते हैं। मैं एक बार की यात्रा वृतांत की एक घटना आपके सामने पेश करूंगा। मैं चित्रकूट से और कानपुर के लिए ट्रेन में बैठा। जैसे ही मैं डिब्बे में प्रवेश किया और यात्रा वृतांत का शीर्षक है तुम कौन। तो उसमें डिब्बे में एक व्यक्ति बैठे थे, काफ़ी बुजुर्ग थे, पेशे से अध्यापक रहे थे, रिटायर हो चुके थे। तो वो लोगों के बीच में बैठ करके बार बार एक बात रिपीट कर रहे थे कि मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर तो है। मानो तो देव है, नहीं तो पत्थर तो है ये। कई बार उन्होंने कई बात को जब रिपीट किया तो मेरे पास एक छोटी सी पानी की बोतल थी। मैंने निकाल करके उन बाबा के ऊपर पानी डाला, माचिस की तीली लगाया और मैंने कहा कि बाबा आप जल क्यों नहीं रहे। पानी की ये तो पानी है, मैंने आप तो अभी कह रहे थे कि मानो तो देव है, नहीं पत्थर तो है ये। तो मैं तो इस पानी को पेट्रोल माने लेता हूँ, तो क्यों नहीं आप जल रहे हैं। तो उनका प्रश्न मेरी तरफ था। चेहरे की तरफ देखा, देखने के बाद कहा कि बेटा तुम कौन हो। मैंने कहा भाई मैं इंसान हूँ, आपको क्या दिख रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि इंसान तो दिख रहे हो, लेकिन शुभ नाम आपका क्या है। तो मैंने उनको अपना नाम बताया, डॉक्टर जयवीर सिंह। तो उन्होंने कहा बेटा नाम के आगे क्या लिखते हो। तो मैंने कहा बाबा ना ट्रैक्टर के पीछे ठेली लगाना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़रूरी है। मैं उनकी मेंटेलिटी को समझ चुका था कि उनका पूछने का आशय क्या है। थोड़ी देर बैठे रहे, मेरी शक्ल को और देखा और मुझसे बोले कि बेटा क्या आप छत्री हैं। तो मैंने कहा दादा मैं छत्री तो नहीं हूँ। थोड़ी देर बैठे रहे, आप कहाँ रहते हैं। मैंने कहा मैं चित्रकूट में रहता हूँ। तो उन्होंने कहा तो फिर तो आप निश्चित ही पटेल होंगे। मैंने बाबा मैं पटेल भी नहीं। थोड़ी देर बैठे रहे, मेरे रंग रूप को देखा, सांवला शरीर था। तो मुझसे बोले कि तब तो आप निश्चित ही अहीर होंगे। मैंने बाबा मैं अहीर भी नहीं हूँ। कि अच्छा बाबा बेटा ये बताओ तुम मूल रूप से रहने वाले कहाँ के हो।
मैंने कि मूल रूप से रहने वाला मैं फिरोजाबाद का हूँ, आगरा मंडल मेरा पड़ता है। तब तो निश्चित ही जाट होंगे। मैंने कि बाबा मैं जाट भी नहीं। बुढ़ा बैठा रहा। थोड़ी देर बाद फिर उनका प्रश्न था कि बेटा आपका पूरा नाम आपने क्या बताया? मैंने कि जयवीर सिंह। कि बेटा बुरा न माने तो एक बात पूछना चाहता हूँ। मैं बताएं बाबा कि आपकी जाति क्या है, ये मेरी जानने की जिज्ञासा है। तो मैंने कहा बाबा मैं तो बहुत पहले से इस बात को समझ रहा हूँ कि भारत हमारा जातियों का देश है, धर्मों का देश है। यहाँ मान सम्मान जो कुछ भी मिलता है जातिता के आधार पर ही मिलता है। लेकिन सब कुछ जाति ही नहीं होती। आदमी के विचार, आदमी के संस्कार समाज में ये भी एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी जाति क्या है, तो मैंने उनको प्रश्न का जवाब दिया, साहित्यिक भाषा में देने का प्रयास किया कि दादा मैं सुबह जब उठता हूँ और लैट्रिन करने के बाद जब अपना साफ करता हूँ अपने शरीर को, उस समय में भारतीय परंपरा के हिसाब से वाल्मीकि अर्थात कुमार अर्थात भंगी, कई क्षेत्रों के नाम से इनको जाना जाता है, मैं उस जाति को बिलोंग करता हूँ। उसके बाद जब मैं अपने जूते पर पालिश करता हूँ तो उस समय शुद्ध चमार होता हूँ। और जब मैं अपनी सेविंग करता हूँ, दाढ़ी बनाता हूँ, तो उस समय मैं शुद्ध नाई होता हूँ। और जब नहा करके अपने वस्त्र धोता हूँ, कपड़ों को धोता हूँ, तो उस समय मैं पूरी तरह से धोबी होता हूँ। और जब मैं किसी असहाय की मदद करता हूँ तो उस समय मेरा स्वरूप क्षत्रिय होता है। और जब अपना लेन देन का हिसाब किताब करता हूँ उस समय शुद्ध वैश्य होता हूँ। और जब पठन पाठन का काम करता हूँ, बच्चों को शिक्षा दीक्षा देने का काम करता हूँ, उस समय मैं पंडित होता हूँ अर्थात ब्राह्मण होता हूँ, ब्रह्म का ज्ञान रखने वाला होता हूँ। बाबा जो जाति आपको समझ में आ रही हो वो आप इसमें से ले सकते हैं। बाबा बहुत चकड़ाए, बोले कि बेटा तुम बहुत कनिंग हो, अपनी जाति नहीं बता सकते। मैंने सब कुछ आपको बता दिया है। और आगे स्टेशन पर बाबा आए और उतर के चले गए। अंतिम समय तक उन्होंने मुझे पूछा कि आप किस जाति के हो, तो मैंने एक ही जवाब दिया कि मैं मानव जाति का हूँ। साथियों, इसके बाद मैं आपके सामने कुछ देश हित में छंद पढ़ रहा हूँ। प्रयास करूँगा कि आपकी कसौटी पर खरा उतरूँ, आपको उसमें इंटरेस्ट आए। देखें, हमें अपने देश में एक दूसरे से नफरत, ईर्ष्या, इन सारी चीज़ों को त्याग करके हमें अपने देश के प्रति समर्पित भाव से होकर के काम करना चाहिए। इन्हीं पर 4 पंक्तियां हैं। देश की रूढ़ियों का दमन कीजिए, देश की रूढ़ियों का दमन कीजिए, नफरती आंधियों का शमन कीजिए, नफरती आंधियों का शमन कीजिए। हर जगह प्यार के फूल खिलने लगे, ऐसा गुलजार अपना वतन कीजिए। साथियों, ये भारत देश की जो माटी है हमारे लिए चंदन और किसी अमृत से कम नहीं है। इस पर भी मैं आपके सामने 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखें, ये है माटी वतन की नमन कीजिए, ये है माटी वतन की नमन कीजिए। स्वर्ण सी कांति दिल में ग्रहण कीजिए, स्वर्ण सी कांति दिल में ग्रहण कीजिए। धूल माटी से सिर्फ समझो नहीं, मान चंदन तिलक
भाल पर कीजिए, मन चंदन तिलक भाल पर कीजिए। साथियों, अब मैं आपके सामने एक गज़ल पेश करूंगा जो हमारे देश हित में है। हमें आपस में एक दूसरे से नफरतों को ख़त्म कर देना चाहिए। हमारा देश गंगा, यमुना, सरस्वती ऐसी नदियों का संगम वाला राष्ट्र है। अपने निजी स्वार्थ को त्याग करके इस देश के दर्द के साथ हमको जीना चाहिए। अगर हम इस देश के दर्द के साथ जिएंगे तो हमारे जैसे क्या, जिन लोगों ने इसके साथ जिया है उनके नाम आज स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। इसी पर मेरी एक छोटी सी गज़ल है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यान दें। तोड़ दो साथियों आज नफरत का गढ़, तोड़ दो साथियों आज नफरत का गढ़। देश का भाग्य फिर से संभल जाएगा, फिर से गंगा बहाओ कोई प्रेम की, फिर से गंगा बहाओ कोई प्रेम की। राष्ट्र जन्नत की तस्वीर बन जाएगा, राष्ट्र जन्नत की तस्वीर बन जाएगा। तोड़ दो साथियों, तोड़ दो साथियों नफरत का गढ़, देश का भाग्य फिर से संभल जाएगा। अगली पंक्तियां देखें। त्याग कर स्वार्थ के भाव त्यागी बनो, त्याग कर स्वार्थ के भाव त्यागी बनो। मातृभू के चरण के पुजारी बनो, मातृभू के चरण के पुजारी बनो। दर्द मन में सजाओ वतन के लिए, दर्द मन में सजाओ वतन के लिए। दर्द ही खुद दवा में बदल जाएगा। तोड़ दो साथियों आज नफरत का गढ़, देश का भाग्य फिर से संभल जाएगा। साथियों, अगली पंक्तियों में मैं जो कहना चाहता हूँ कृपया उसे सुने। अपने खून से जमी पर विजय तुम लिखो, अपने खून से जमी पर विजय तुम लिखो। इस जहां से जुदा एक फसाना लिखो, इस जहां से जुदा एक फसाना लिखो। अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो जरा, अपनी हस्ती मिटा कर तो देखो जरा। नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा, नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, जो लोग देश के लिए जीते हैं और देश के लिए मरते हैं उनके नाम हमारे देश के इतिहास में हमेशा के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखे रहते हैं। वो शरीर से तो मरते हैं लेकिन नाम के साथ, विचारों के साथ हमेशा अमर होते हैं। साथियों, अब मैं आपके सामने 4 पंक्तियां कुछ राजनीति की तरफ आपको लेकर के जाना चाहता हूं। आज से पूर्व सरकार हमारी एक वीरप्पन नाम का डाकू हुआ था। पत्रकार डेली उनसे मिलते थे, लेकिन सरकार हमारी 2-2 हेलीकॉप्टर लगा करके उनको ढूंढने का प्रयास कर रही थी और ये नाटक कर रही थी। उस पर
कोशिश किया है मैंने 4 पंक्तियां लिखने के लिए, कृपया ध्यान दें, देखें। बारी बा सरकार तेरे ठाट निराले, बारी बा सरकार तेरे ठाट निराले, एक वीरप्पन को खोजन में 2-2 हेलीकॉप्टर लगा डाले। पता नहीं ऐसे वीरप्पन जाने कितने होंगे, जो ऊपर से तो खद्दरधारी और अंदर से वीरप्पन होंगे, जो ऊपर से तो खद्दरधारी और अंदर से वीरप्पन होंगे। साथियों, आज वीरप्पन को ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपके इर्द गिर्द, आपके आसपास, आपके साथ तमाम वीरप्पन हैं, जिनको समझने में, देखने में, पहचानने में आपको समय लग सकता है, लेकिन वीरप्पन आपके साथ आज भी हैं, पहचानने की जरूरत है। साथियों, मैं आपके सामने अब कुछ पंक्तियां ऐसी पेश करना चाहता हूं, जो हमारा पाकिस्तान, भारत का एक नाम हिंदुस्तान था। जब भारत के बंटवारे हुए तो पाकिस्तान हिंदुस्तान के बंटवारे हुए तो एक नाम पाकिस्तान हो गया और एक नाम भारत हो गया। पाकिस्तान हमारा छोटा भाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन छोटा भाई होने के नाते वो हमको बार बार हड़काता रहता है और हम उदारतापूर्वक उसकी हड़क को सहन भी करते हैं। लेकिन उसको आज मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान समझ लो कि तुम बार बार कश्मीर को और जो रट लगाए हो, वो कश्मीर तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो भारत की जान है, भारत का मुकुट है, और अपने शान को और मुकुट को हम कभी नहीं कमा सकते, उसके लिए अपनी जानें कुर्बान कर सकते हैं। तो उसी पर 4 पंक्तियां हैं, ध्यान दें। काश्मीर काश्मीर देखता है पाक स्वप्न, हाँ तेरा ये सपना अधूरा रह जाएगा। काश्मीर काश्मीर देखता है पाक स्वप्न, हाँ तेरा ये सपना अधूरा रह जाएगा। काश्मीर बनाए बवाल तेरी जान हित, ये तेरा अस्तित्व तो खुद धूल चाट जाएगा। देख ले औकात निज दर्पण निहार सकल, भारत का बाल भी न बाका कर पाएगा। विश्व के पटल पर नाम न रहेगा तेरा, भारत का ध्वज तो गगन फहराएगा। भारत का ध्वज तो गगन लहराएगा। साथियों, आजकल की युवा पीढ़ी को, जो हमारे देश की युवा पीढ़ी है, वो दिशा भ्रमित हो रही है। उनको जागृत करने के लिए 4 लाइनें मैं पेश कर रहा हूं, जो हमारे नौजवान पीढ़ी के लिए हैं। देखें भाई, भारतीय समाज की कुरीतियां मिटा दो तुम, भारतीय समाज की कुरीतियां मिटा दो तुम। भारत के लाडले ये भारत बचाना है, भारतीय समाज की कुरीतियां मिटा दो तुम। भारत के लाडले ये भारत बचाना है। छिन्न भिन्न हो रही है भारत की फतेह आज, बन के सपूत मारा शत्रु को भगाना है। थे तो कल अपने ही हुए हैं पड़ोसी आज, इन्हीं ने बनाया मातृभूमि को निशाना है। श्वेत डाकुओं के जाल फंसा कश्मीर आज, काटना है जाल भाल चंदन सजाना है। काटना है जाल भाल चंदन सजाना है। साथियों, आज हमारा देश श्वेत डाकुओं के चुंगल में फंस चुका है, और इस चुंगल से बचाने के लिए हमको आम जनता को प्रयास करने की ज़रूरत है, तभी हमारा देश सुरक्षित हो पाएगा। साथियों, भारत जो है पाकिस्तान का बाप है, इसमें कोई शक नहीं। और एक देहात में कहावत है कि बेटा कितना ही चालाक क्यों न हो जाए, लेकिन बाप बच्चे की एक एक हरकत से वाकिफ होता है कि वो इसके बाद कौन सी चाल चलेगा, क्या नाटक करेगा, कैसे मनेगा। ये सारी स्थितियां
बाप जानता है। तो भारत पाकिस्तान का एक तरह से बाप है और वो बदतमीजी पेश करता रहता है, लेकिन बाप की उदारता है कि वो उसे बार बार क्षमा भी करता रहता है। इसी पर मेरी 4 पंक्तियां हैं, कृपया ध्यान दें। बार बार स्वर्णकार की सीमा ते मारे चोट, बार बार स्वर्णकार की सीमा ते मारे चोट, भूल जा शरारत बना पाका पाछताएगा। बार बार स्वर्णकार की सीमा ते मारे चोट, भूल जा शरारत बना पाका पाछताएगा। बेटा बाप के साथ धोखेबाजी करे तो कितने दिन आंख में चौनी कर पाएगा। 70 वर्षों में तू कुछ कर नहीं पाया मेरा, 70 वर्षों में तू कुछ कर नहीं पाया मेरा, अब क्या तू मेरे रोम को बनाएगा। पड़ गया एक बार भी जो हाथ मेरे तू, मच्छर की तरह से मसल दिया जाएगा, मच्छर की तरह से मसल दिया जाएगा, मच्छर की तरह से मसल दिया जाएगा। साथियों, उदारता की भी एक सीमा होती है और उस सीमा को क्रॉस करने के बाद हम अगर आगे जाते हैं तो हमारी उदारता नहीं है, हमारी कायरता में शामिल हो जाती है। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अमेरिका आज विश्व की ताकत बन चुका है, लेकिन उसकी हरकतों को हमारे देश के लीडर, नेतृत्व करने वाले गंभीरता से चिंतन नहीं करते हैं। उसी पर मैंने 4 पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, कृपया ध्यान दें। रचता अमेरिका इशारा ये घिलौना खेल, आज तक लोग इसे जान नहीं पाए हैं। रचता अमेरिका इशारा ये घिलौना खेल, आज तक लोग इसे जान नहीं पाए हैं। कमजोर एशिया की शक्ति सदा होती रहे, कमजोर एशिया की शक्ति सदा होती रहे, इसीलिए चाल भरे मोहरे बिछाए हैं। अफगान किया फिर किया है इराक का दोस्त, अफगान किया फिर किया है ईरान दोस्त, जबरन तेल कूप सारे कब जाए हैं। एक और भारत से मित्रता की बात करे, दूसरी ओर पाक द्वारा आतंकी पठाए हैं, दूसरी ओर पाक द्वारा आतंकी पठाए हैं। ये हमारे विदेशी जो लोग हैं, विदेशी देश हैं, वो हमारे साथ इस तरह की हरकत करेंगे तो हम कब तक इस देश को महान बना पाएंगे। साथियों, इन्हीं के साथ चालना में अपने माननीय मोदी जी को समर्पित करना चाहता हूं कि पाकिस्तान बार बार हरकत करता है और बार बार आप उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, बार बार उसको सहलाते हैं, बार बार जाकर के उसे दूध पिलाने का काम कर रहे हैं। तो पश्चिम में या देहात में कहावत है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मानते। तो माननीय मोदी जी, आपसे निवेदन है कि बहुत समझा लिए, बहुत उनके साथ उदारता पेश कर लिए, अब उदारता का समय खत्म हो चुका है। मैं 4 लाइनों के साथ नवाजना चाहता हूं। बार बार मित्रता का पाक से बड़ा के हाथ, बार बार मित्रता का पाक से बड़ा के हाथ, भारत की आन बान शान को घटा रहे। बार बार मित्रता का पाक से बड़ा के हाथ, भारत की आन बान शान को घटा रहे। विष भरी फुसकार मारता है बार बार, विष भरी फुसकार मारता है बार बार, फिर भी पिलाने दूध दौड़ दौड़ जा रहे, फिर भी पिलाने दूध दौड़ दौड़ जा रहे। प्यार और शक्ति सुख शांति शब्द नहीं पाका कोश, किस लिए बार बार प्यार सिखला रहे। लातन के भूत कभी बात न से माने नहीं, लातन के भूत कभी बात न से माने नहीं। बात बात में ही बात काहे को बढ़ा रहे,
बात बात में ही बात काहे को बढ़ा रहे। साथियों, इसी के साथ मैं 4 पंक्तियाँ पाकिस्तान को एक नसीहत के तौर पर पेश कर रहा हूँ। इसके बाद मैं आपके सामने अगली रचना प्रस्तुत करूँगा। क्योंकि पाकिस्तान बार बार अटकलें लगाता रहता है कि कश्मीर मेरा, कश्मीर मेरा, कश्मीर मेरा, कश्मीर मेरा रट लगाए है, लेकिन 70 वर्षों में उसी रट कभी पूरी हुई नहीं और ना ही आगे कभी पूरी होगी। इसी पर 4 पंक्तियां मैंने प्रस्तुत की हैं। देखें सर। ए पाक, वक्त अब करवट बदल चुका है। ए पाक, वक्त अब करवट बदल चुका है। तेरा नाम विश्व नक्शे से निकल चुका है। तेरा नाम विश्व नक्शे से निकल चुका है। लगा ले और कितनी अटकलें लगाएगा, लगा ले और कितनी अटकलें लगाएगा तू। भारत अब हर पहलू पर संभल चुका है। भारत अब हर पहलू पर संभल चुका है। भारत अब हर पहलू पर संभल चुका है। साथियों, देहातों में कहावत होती है कि सभ्य आदमी मूर्ख से अगर लड़ जाए तो सभ्य आदमी मूर्ख से कभी जीत नहीं सकता। मेरी नज़र में पाक ऐसा ही एक नटखट और ढीठ किस्म का बालक है जो मूर्ख भी है और हठधर्मी भी है। उस पर 2 पंक्तियां आपके सामने पेश करना चाहता हूं। मूर्खों की दुनिया में मूर्ख ही बसा करते हैं। मूर्खों की दुनिया में मूर्ख ही बसा करते हैं और मूर्खों के नट बोल्ट को मूर्ख ही कसा करते हैं। साथियों, पाकिस्तान के ऊपर जो मैंने आपके सामने रचना प्रस्तुत की हैं, प्रयास किया हूँ कि अपनी कलम से किसी के हृदय को तकलीफ ना पहुँचे। साथियों, आगे मैं आपके सामने जो रचनाएं प्रस्तुत करूँगा वो रचना हमारी देश हित पर होंगी। साथियों, मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी बता करके उसके बाद रचना पर पहुंचूंगा। हमारे देश की जो सभ्यता है वो पश्चिमी सभ्यता पर धीरे धीरे मोटिवेट होती जा रही है और हम इस सभ्यता के दौर में ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी संस्कृति क्या थी, हमारा पहनाव क्या था, हमारी वार्ताएं करने के तरीके क्या थे। उसी पर मैंने 4 पंक्तियां लिखने का प्रयास किया है। ध्यान दें। देश की सभ्यता में फैशनी क्रांति आई है। देश की सभ्यता में फैशनी क्रांति आई है। ओढ़नी लहंगा साड़ी छोड़ बेटियों को जींस भाई है। सभ्यता देश की खो गई दौरे फैशन में। देख पोशाकें शर्मो हया ने अपनी सूरत छिपाई है। देख पोशाकें शर्मो हया ने अपनी सूरत छिपाई है। साथियों, हमारे देश में छोटे बच्चे अपने से सीनियर उम्र के लोगों के पैर छू करके आशीर्वाद लेते थे। सभ्यता हमारे देश की सनातन धर्म की यही थी, लेकिन पश्चिमी सभ्यता के आने पर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ने लगे। हाय बाय टाय बाय इन चीज़ों से हमको नकारने लगे, लेकिन हमारी पुरानी संस्कृति धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उस पर 4 लाइनें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। टाटा हाय बाय का चलन है परिवेश में। टाटा हाय बाय का चलन है परिवेश में। चरण स्पर्श प्रणाम अब लुप्त हैं इस देश में। चरण स्पर्श प्रणाम अब लुप्त हैं इस देश में। हया जाती रही आंखों से माँ बाप की। हया जाती रही आंखों से माँ बाप की। अपनी सभ्यता का जनाजा निकाला प्रगति आवेश में। अपनी सभ्यता का जनाजा निकाला प्रगति आवेश में। तो साथियों, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमको कहाँ लेकर के जाना चाहते हैं। भारतीय सभ्य समाज में कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। आज हमारा साहित्य भी कुछ भटकाव के रास्ते पर है। क्यों है?
क्योंकि हमारी जो कवि हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो समाज को कुछ सीख देने की रचनात्मक प्रणाली हो तो ज़्यादा बेहतर है। और हम लोग अगर इस तरह की रचनाएं लिखेंगे जिससे लोग पढ़ करके सुन करके दिशा भ्रमित हो जाएंगे, अपना डायरेक्शन तय नहीं कर पाएंगे, तो हम अपने समाज को कहाँ लेकर के जाएंगे। साथियों, ट्रेन में एक ही इंजन होता है और जहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ ले जाना चाहता है सारे डिब्बों को एक साथ ले जाकर वहाँ अपने गंतव्य स्थान पर पहुँचाकर समर्पित कर देता है। उसी तरह से हमारे समाज के नेता, समाज के साहित्यकार, समाज के कवि, समाज सेवी, इन सारे लोगों को अपना एम एक तय करके ही अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, इसी के साथ मैं एक रचना आपके सामने पेश करूंगा जो भारत के, हमारा जो देश था, सारे लोग जानते हैं किसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और ये सोने की चिड़िया होते होते आज ये मिट्टी और कागज़ की चिड़िया भी नहीं रही। इसका कारण क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है। साथियों, मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से आपको कुछ पीछे की ओर ले जाना चाहता हूँ। जो हमारा समाज है, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, उसके कारण क्या थे, आज वो मिट्टी और कागज़ की भी चिड़िया नहीं है, उसका कारण क्या है, देखिए इन पंक्तियों के साथ। कविता का शीर्षक है देखी थी अतीत में सूरत। देखें सर, देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की, देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की, सोने की चिड़िया कहते थे ये शान थी हिंदुस्तान की, सोने की चिड़िया कहते थे ये शान थी हिंदुस्तान की। काश्मीर था स्वर्ग हमारा, काश्मीर था स्वर्ग हमारा, पाटिल पुत्र राजधानी थी, सस्य श्यामला भारत जननी, ना जग में लाशानी थी, हर जर्रे में अमन चैन था, वीर जनन कहलाती थी, लक्ष्मी दुर्गा अबला वन सबला, रण जौहर दिखलाती थी। मैं अल्पज्ञ कहूँ निज मुख किम गाथा हिंदुस्तान की, मैं अल्पज्ञ कहूँ निज मुख किम गाथा हिंदुस्तान की, देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की, सोने की चिड़िया कहते थे ये शान थी हिंदुस्तान की, देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की, सोने की चिड़िया कहते थे ये शान थी हिंदुस्तान की। देखें सर अगली पंक्तियों में, बेरोजगारी भूख बीमारी का तो कहीं निशान न था, बेरोजगारी भूख बीमारी का कहीं निशान न था, डाका चोरी रिश्वत खोरी को यहाँ कोई मुकाम न था, शतपथगामी मेहनत कसनर दिन भर स्वेद बहाता था, कठिन परिश्रम से जो मिलती उस रोटी को खाता था, कठिन परिश्रम से जो मिलती उस रोटी को खाता था, सब खुश थे जग में इज्जत थी भारत देश महान की, सब खुश थे जग में इज्जत थी भारत देश महान की, देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की, सोने की चिड़िया कहते थे ये शान थी हिंदुस्तान की, देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की। साथियों अगली पंक्तियां देखें, दिव्य ज्ञान के अन्वेषक, दिव्य ज्ञान के अन्वेषक मुनि योगी ऋषि सन्यासी थे, दिव्य ज्ञान के अन्वेषक मुनि योगी ऋषि सन्यासी थे, संस्कृति सृष्टा ज्ञानोपासक वन कुटिया के वासी थे, भौतिकता का नाम नहीं था, था अध्यात्म आधार यहाँ, भौतिकता का नाम नहीं था, था अध्यात्म आधार यहाँ, सादा जीवन में ही देखा नर ने उच्च विचार यहाँ, सादा जीवन में ही देखा नर ने उच्च विचार यहाँ, जगत गुरु बन के जग को दी शिक्षा पावन ज्ञान की, देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की, सोने की चिड़िया कहते थे ये शान थी हिंदुस्तान की, सोने की चिड़िया कहते थे ये शान थी हिंदुस्तान की।
साथियों अगली पंक्तियों में देखें, आपस में स्नेह बहुत था, नफरत का व्यवहार न था। आपस में स्नेह बहुत था, नफरत का व्यवहार न था। वर्ण व्यवस्था थी लेकिन जातीयता का व्यापार न था। कलह नहीं थी मंदिर मस्जिद या फिर कहीं गुरुद्वारे का। कलह नहीं थी मंदिर मस्जिद या फिर कहीं गुरुद्वारे का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में नाम न था बंटवारे का। मजहब की दीवार नहीं थी, चाहत थी इंसान की। मजहब की दीवार नहीं थी, चाहत थी इंसान की। देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की। देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की। सोने की चिड़िया कहते थे शांति हिंदुस्तान की। देखी थी अतीत में सूरत अपने देश महान की। सोने की चिड़िया कहते थे शांति हिंदुस्तान की। साथियों मैं अगली रचना आपके सामने जो पेश कर रहा हूं, आज के दौर में ये सटीक साबित बैठेगी, क्योंकि ये रचना आज के परिवेश में लिखने का प्रयास किया है। क्योंकि हमारे जो आज का इंसान है, आदमी है, चारों तरफ बलात्कार, न तो वृद्धा को देख रहे, न जवान को देख रहे, न बेटी को देख रहे, न बच्ची को देख रहे। बलात्कार 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 चल रहा है। तो अगर कहीं फोटो भी लगे हैं फिल्म इंडस्ट्री वाले किसी हीरोइन के, तो हमारी नौजवान पीढ़ी उस फोटो को देखकर अश्लील आहें भरने लगती है। तो ये सारा दृश्य देख करके प्रयास किया है। लंबी कविता है और पूरा प्रयास करूंगा कि 6 बजे तक इसको खत्म कर दूं। 4 लाइन को मैं पढ़ रहा हूं, कृपया गौर फरमाएं और शब्दों पर ध्यान देने की कोशिश करें। हो सकता है कि मेरी भाषा आपको अच्छी न लगी हो सकता है कि मेरा पढ़ने का तरीका ना हो, लेकिन मैं शब्दों के माध्यम से अपनी पीड़ा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। देखें, कविता का शीर्षक है दरिंदा हो रहा है आदमी। देखिए सर, दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। मुस्कराने को चमन में चाहत में कलियां भानु की। मुस्कराने को चमन में चाहत में कलियां भानु की। बन हवस का भेड़िया धर रोंदता है आदमी। धर रोंदता है आदमी। बन हवस का भेड़िया धर रोंदता है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेल रहा है आदमी। अगली लाइन देखिए सर, लोगों की आंखें हैं लेकिन फिर भी अंधे हैं। उस पर 4 लाइनें लिखने का प्रयास किया। आंख है पर फिर भी अंधा वासना बस आदमी। आंख है पर फिर भी अंधा वासना बस आदमी। शिशु युवा और वृद्धा में नहीं भेद करता आदमी। शिशु युवा और वृद्धा में नहीं भेद करता आदमी। बस मदन की भूख का कायल हुआ है आदमी। विषम लिंग संसर्ग तक भी गिर चुका है आदमी। गिर चुका है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। अगली लाइन में देखें सर, भूल कर नाते वरिश्ते। भूल कर नाते वरिश्ते माँ बहन के आदमी। भूल कर नाते वरिश्ते
माँ बहन के आदमी अपनी जाया का भी घूंघट खोलता है आदमी, अपनी जाया का भी घूंघट खोलता है आदमी। और मैं क्या क्या कहूँ, क्या कर रहा है आदमी, और मैं क्या क्या कहूँ, और मैं क्या क्या कहूँ, क्या कर रहा है आदमी। चित्र अंकित तालिका पर भी मर रहा है आदमी, चित्र अंकित तालिका पर भी मर रहा है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी, दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी, दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। अगली 4 लाइनें सर। वासना से बढ़ के हो गया है धन का लोभी आदमी, वासना से बढ़ के हो गया है धन का लोभी आदमी। बेच देता बेटा व बेटी धन के कारण आदमी, बेच देता बेटा व बेटी धन के कारण आदमी। दहेज की ज्वाला में बहुएं फूंक देता आदमी, दहेज की ज्वाला में बहुएं फूंक देता आदमी। धन के लालच में बाप का भी कत्ल करता आदमी, धन के लालच में बाप का भी कत्ल करता आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी, मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी, मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। अगली लाइनों में देखें सर, थोड़ी लंबी कविता, 2 अंतरे और हैं। और इससे भी भयानक गुल खिलाता आदमी, और इससे भी भयानक गुल खिलाता आदमी। दारू की बोतल बढ़कर सीने से लगाता आदमी, दारू की बोतल बढ़कर सीने से लगाता आदमी। दारू की खातिर आदमी का कत्ल करता आदमी, दारू की खातिर आदमी का कत्ल करता आदमी। बेटी का सौदा कर रहा बोतल की खातिर आदमी, बेटी की सौदा कर रहा बोतल की खातिर आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी, मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी, मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। अंतिम अंतरा है सर। आज दुश्मन आदमी का हो गया है आदमी, आज दुश्मन आदमी का हो गया है आदमी। पीढ़ियों दर पीढ़ियों पिस बो रहा है आदमी, आज दुश्मन आदमी का हो गया है आदमी। पीढ़ियों दर पीढ़ियों पिस बो रहा है आदमी। लालच छल कपट ईर्ष्या में, लालच छल कपट ईर्ष्या में खो रहा है आदमी। इंसानियत को इस तरह से खो रहा है आदमी, इंसानियत को इस तरह से खो रहा है आदमी। दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी, दौरे हालत में कितना दरिंदा हो रहा है आदमी। मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी, मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी, मात्र शक्ति की अस्मिता से खेलता है आदमी। सर जी अभी 5 मिनट हैं, अगर मेरे सभी साथियों की मित्रों की इजाज़त हो तो मैं एक छोटा सा गीत पढ़ करके अपनी बात को समाप्त कर दूंगा। और ये गीत आध्यात्मिक गीत है। वैसे मैं गीतें कम लिखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन कभी कभी मूड बनता है तो लिख भी लेता हूँ, और पूरा प्रयास किया है कि ये गीत आपके हृदय को छूने का प्रयास करेगा। और थोड़ा सा मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मेरी आवाज़ पर न जाएं, क्योंकि आई एम नॉट सिंगर, आई एम ओनली राइटर। मेरी एक पुस्तक छप चुकी है, भारत की अंतर्वेदना, दूसरी पुस्तक हिंदी रसों का गुलदस्ता, नसीहतें, ये सारी 2 किताब मेरी छप गई हैं, तीसरी मेरी प्रेस में पड़ी हुई है। प्रयास करता हूँ, मंचों की कविताएं ज़्यादा पढ़ता हूँ। ये चैनल वगैरह में ये मेरा पहली बार है, प्रयास है। तो साथियों मैं एक गीत आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ, और ये गीत आध्यात्मिक गीत है। हम लोग भारतीय सभ्यता के हिसाब से भारत में 2 ही जातियां हैं, एक नर और एक नारी, और इन 2 जातियों के पीछे ही आगे पीछे सारा विश्व
इर्द गिर्द घूम रहा है और हम अपनी मतलब जो क्या कहना चाहिए स्वार्थ के लिए हम उनको टुकड़े कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हमारे कितने ही संविधान लागू हो जाएं, लेकिन हमारे देश में दो ही धाराएं ऐसी हैं जो मनुष्य को कंट्रोल कर सकती हैं, एक पुण्य और एक पाप। पाप दिखा करके किसी को भय दिखा दीजिए, वो आदमी सोता है कंट्रोल हो जाएगा, और पुण्य दे करके, दान दे करके उसके हृदय को जीत लीजिए। ये पुण्य और पाप हमारे भारत की दो ऐसी धाराएं हैं जो मानव को सदैव कंट्रोल करती आई हैं, आगे भी कंट्रोल करेंगी। और जातियों में हमारे यहाँ केवल दो ही हैं, नर और नारी, तीसरी कोई है ही नहीं। तो मैंने पूरा प्रयास किया है कि इस गीत में मनुष्य का जो मन है, अंतरात्मा है, वो एक पक्षी की तरह है। वो एक एक मिनट में कभी इधर कभी उधर उड़ उड़ करके और मन मचलता भी है, लेकिन उस मन पर कंट्रोल करना आसान काम नहीं है। साथियों, आसान काम क्यों नहीं है कि आप एक मिनट के लिए आंख बंद कर लेंगे तो आपकी दोनों भौं के बीच में जो भ्रकुटी होती है, आप जहां भी गए हैं उसका सीन इस भ्रकुटी के बीच में आपको नजर आने लगेगा। अगर आप अध्ययन किए हैं तो, अगर नहीं किए हैं तो हो सकता है कि ये प्रयास करें। और मैं तो इस चीज़ को काफ़ी प्रयास किया हूँ, 58 साल की मेरी उम्र होने जा रही है। प्रयास मेरा ये है कि मैं हर क्षेत्र में जो काम समाज हित में होता है करने का प्रयास करता हूँ। जाति सेवा, समाज सेवा, राजनीति सेवा, शिक्षण कार्य, सारी चीज़ों में प्रयास थोड़ा थोड़ा करता रहता हूँ, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी एक बढ़िया रास्ते पर जाए और समाज एक सुसज्जित समाज की स्थापना हो, विकृतियां पैदा न हो लोगों के अंदर। तो इस गीत पर के बोल पर ध्यान देने की कोशिश करें, आवाज़ पर न जाएं, सुने सर। मन पंछी उड़ता जाए, मन पंछी उड़ता जाए, आशाओं के पंख लगाए, मन पंछी उड़ता जाए, आशाओं के पंख लगाए। अगली लाइन में देखें सर। माया में फंस कर भूला है अपना आज ठिकाना, माया में फंस कर भूला है अपना आज ठिकाना, कौन देश से आया पंछी कौन देश है जाना, कौन देश से आया पंछी कौन देश है जाना, जगह जगह बैठे हैं शिकारी अपना जाल बिछाए, मन पंछी उड़ता जाए, आशाओं के पंख लगाए, मन पंछी उड़ता जाए, आशाओं के पंख लगाए। साथियों, अगली जो लाइन है थोड़ा सा गौर फरमाएं। माटी की काया में रहकर हर पल महल बनाए, माटी की काया में रहकर हर पल महल बनाए, छोड़ के ये काया का पिंजरा जाने कब उड़ जाए, छोड़ के ये माया का पिंजरा जाने कब उड़ जाए, इससे आगे कोई वाहन कभी न जाने पाए, इससे आगे कोई वाहन कभी न आगे जाए, मन पंछी उड़ता जाए, आशाओं के पंख लगाए, मन पंछी उड़ता जाए, आशाओं के पंख लगाए। साथियों, उन पंक्तियों में जरा गौर फरमाएं।
डाली डाली ढूंढ रहा है अपने सुख की छाया, डाली डाली ढूंढ रहा है अपने सुख की छाया, जब जब धूप पड़ी जीवन में तब तब ये कुमलाया, जब जब धूप पड़ी जीवन में तब तब ये कुमलाया, सुख दुख दोनों मीत हैं अपने, सुख दुख दोनों मीत हैं अपने, कौन इसे समझाए, सुख दुख दोनों मीत हैं अपने, कौन इसे समझाए, मन पंछी उड़ता जाए आशाओं के पंख लगाए। अंतिम अंतरा है सर, कृपया शब्दों पर ध्यान दें सर। अपने सर पर पाप की गठरी पल पल लाद रहा है, अपने सर पर पाप की गठरी पल पल लाद रहा है, मौत के फंदे को गर्दन में खुद ही बांध रहा है, मौत के फंदे को गर्दन में खुद ही बांध रहा है, हरि का सुमिरन कर ले मनवा, हरि का सुमिरन कर ले मनवा, जन्म सफल हो जाए, हरि का सुमिरन कर ले मनवा, जन्म सफल हो जाए, मन पंछी उड़ता जाए आशाओं के पंख लगाए, मन पंछी उड़ता जाए आशाओं के पंख लगाए। साथियों, एक अंतिम गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। ये एक बरहा गीत है और इसको मैंने अपने जीवन पर लिखा है। 13 दिसंबर 2001 में मेरी सरकारी सर्विस लगी और सन 1998 में जब मेरी शादी हुई, शादी होने के बाद 2 साल बाद विदा हुई, पत्नी को घर पर छोड़ा और मैं नौकरी करने के लिए इधर चला आया। जब मैं इधर चला आया तो उस समय फ़ोन भी नहीं थे, लैंडलाइन के फ़ोन थे और लैंडलाइन के फ़ोन में वार्ता भी बड़ा मुश्किल से हो पाती थी। तो पत्नी ने एक पत्र लिखा कि प्रिय, आपके बिना घर में अच्छा नहीं लगता है, अपना कोई दिखाई नहीं देता है, अगर एक आध कोई बच्चा होता तो उसके सारे जीवन कट जाता, ऐसा होता वैसा होता। इन सारी चीज़ों को, पत्र को जब मैंने पढ़ा तो उस पत्र को मैंने बरहा गीत में लिखने का प्रयास किया है और हो सकता है कि आपके दिल को छुएगा नहीं बल्कि छुएगा सुनिश्चित है। लेकिन बस मैं एक ही बात कहूँगा कि मेरी भाषा, मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई एम नॉट सिंगर, मैं केवल पोइटर तो हूँ, रचनाकार हूँ, लेकिन सिंगर नहीं हूँ। आवाज़ मेरी बहुत अच्छी नहीं हो सकती, लेकिन बोल बहुत अच्छे होंगे, शब्द बहुत अच्छे होंगे। उन शब्दों पर गौर करने की कोशिश करें और देखें। असुवन का तेल जले बिरहा की बाती, असुवन का तेल जले बिरहा की बाती, साजन के बिन मोहे कुटिया नवाती, असुवन का तेल जले बिरहा की बाती, साजन के बिन मोहे कुटिया नवाती। अगली पंक्तियाँ देखें। जब से गए पर देश सजनवा,
जब से गए पर देश सजनवा, उन बिन लागे ना कहीं अपना मनवा। रह रह के सूदी उनकी जियर जलाती, साजन के बिन मोहे कुटियान बाती, साजन के बिन मोहे कुटियान बाती। अगली पंक्तियां देखें। रहती हूँ हर दम में जिनकी दीवानी, रहती हूँ हर दम में जिनकी दीवानी, कोई नहीं उनकी मुझ पे निशानी। रहती हूँ हर दम में जिनकी दीवानी, कोई नहीं उनकी मुझ पे निशानी। अब तक न भेजी कोई, अब तक न भेजी कोई लिख के पाती, साजन के बिन मोहि कुटियान बाती, साजन के बिन मोहि कुटियान बाती। अगली पंक्तियां देखें। ऋतु आई सावन की घेरे आए बदरा, ऋतु आई सावन की घेरे आए बदरा, रो रो बहाऊं मैं अखियन से कजरा, रो रो बहाऊं मैं अखियन से कजरा। बरखा की ऋतु, बरखा की ऋतु, अब तो तन मन जलाती, साजन के बिन मोहि कुटियान बाती। असुअन का तेल जले बिरहा की बाती, साजन के बिन मोहि कुटियान बाती। अगली पंक्तियां देखें। कैसे कटेंगी ये बिरहा की रतियाँ, कैसे कटेंगी ये बिरहा की रतियाँ, कोयलिया तेरी सुहाए नबतियाँ, कैसे कटेंगी ये बिरहा की रतियाँ, कोयलिया तेरी सुहाए नवतियाँ। उनके बिना मोहे है, उनके बिना मोहे निदिया नाती, साजन के बिना मोहे कुटियान बाती। अंतिम लाइन है सर, गौर फरमाइए। अब तक पिया ने न लीनी खबरिया, अब तक पिया ने न लीनी खबरिया, साजन के बिन मोरी सूनी अटरिया, अब तक पिया ने न लीनी खबरिया, साजन के बिन मोरी सूनी अटरिया। बरसों से बिछड़ी है, बरसों से बिछड़ी है दीपक से बाती, साजन के बिन मोहि कुटियान बाती, साजन के बिन कुटियान बाती। साथियों, दो लाइन के साथ मैं अपनी आज के इस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर बढ़ रहा हूँ। दो लाइन है, उर्दू की शेर है। मनसाए गोयद जंगल की जड़ी हूँ, मनसाए गोयद जंगल की जड़ी हूँ,
गर जकड़ के पकड़ ले तो हीरों की लड़ी हूँ। संसार में जिस व्यक्ति ने कलम को पकड़ा है, पहले तो वो पानी की तरह पैसा पीती है, और जब कहीं शिफ्ट हो जाते हैं लोग तो स्टेट बैंक का काम करती है, अनाप शनाप संपत्ति देने का काम करती है। तो कलम से बड़ा संसार में कोई उद्देश्य आने वाली पीढ़ी का नहीं होने चाहिए, क्योंकि शिक्षा शंकर का बहुत तीसरा नेत्र है, जो आँखों से नहीं देखता। वो भगवान शंकर की तीसरी नेत्र शिक्षा है, और ये शिक्षा हमारी ऐसी है जो हमारे दिन प्रतिदिन विकास का कार्य करती है। जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों को श्रद्धा के साथ प्रणाम।